गुड मॉर्निंग बच्चों। जो लेक्चर 41 है, चैप्टर 14 है अपना इकोनॉमिक्स वाला जो, ठीक है। इसमें आर्थिक अवधारणा नियोजन हमने गूगल मीट में भी इसमें लिया था और मैंने आपको इसका वीडियो भी भेजा है, तो आज शॉर्ट में थोड़ा सा समझा रही हूँ बच्चे। इसमें जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया है उसके बारे में आपको समझा रही हूँ कि राष्ट्रीय आय क्या, किसी देश की जो आय है एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय, तीनों साधनों के द्वारा जो अर्जित आय हो रही है प्लस जो विदेशी आय हो रही है, इन सब को मिलाकर के जो टोटल योग है एक वर्ष का, एक वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस पूरे वित्तीय वर्ष में जितना भी योगफल बनता है वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की जो घरेलू सेवाओं में एक वर्ष में समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो योगफल होता है, ठीक है, उत्पादन के सभी साधन जो है क्षेत्रकों से, उससे क्या बनती है? उस देश की जीडीपी बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय है उसको पहले 2 देशों के लिए या देशों के आपस में तुलना करने के लिए माना गया था, फिर बाद में इसको सही मापक नहीं माना गया, फिर इसके प्रति व्यक्ति आय को सही मापक माना गया 2 देशों की तुलना के लिए। तो इसको कैसे निकाला जाता है? किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या को विभाजित करके इसको निकाला जाता है। अब यहाँ पे अंतिम वस्तु की हम बात करें तो अंतिम वस्तु से तात्पर्य क्या है? अंतिम जो हम मूल्य चुकाते हैं किसी वस्तु का, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें मध्यवर्ती मूल्य पहले से ही शामिल होता है, ठीक है। चाहे हम कोई भी खाने पीने की वस्तु खरीदते हैं या कोई भी उपयोग की वस्तु खरीदते हैं तो उसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हम नहीं लेते हैं, हम अंतिम वस्तु का मूल्य जो है उसमें चुकाते हैं। हम किसी चीज का अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप एक ब्रेड या बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो हमारे चीनी का या आटे का या एसेंस का या चीनी जो भी, इसका हम अलग अलग मूल्य नहीं लेते, हम उसका अंतिम मूल्य जो है वो चुकाते हैं। घरेलू साधन आय, एक देश की घरेलू सीमाओं में से जो आय अर्जित हो रही है वो घरेलू सीमा हो जाती है। फिर ये जो राष्ट्रीय आय, इसकी अवधारणा में हमने देखा था शुद्ध और सकल, शुद्ध घरेलू, ठीक है, और शुद्ध राष्ट्रीय, ऐसे सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय जो इसमें आती है स्थिति, वो अवधारणा कहलाती है। फिर हमने बच्चों में आपको शॉर्ट में बताई क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्रथम द्वितीय तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक में जो आते हैं, ठीक है, वो प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसका प्रत्यक्ष जो हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम जो कहना चाहिए कि कृषि को भी लेते हैं क्योंकि इसमें प्रकृति से हमको जो भूमि है, वर्षा है, तापमान है, इसका हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ खनन कार्य ये धरती से जुड़ा हुआ है। हमने इसमें डेयरी उद्योग को भी शामिल किया, पशुपालन के, क्योंकि पशु भी जो है किस पे डिपेंड है? जो चारा और इस पे डिपेंड है। तो दुग्ध उद्योग है, ये सब ये पहले में ही आएगा। सेकंड में आता है चूंकि कच्चा माल है, उद्योगों में जाता है, उद्योगों में इसका जो है रूप परिवर्तित होता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है ये। और इसके लिए चूंकि जगह की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और ये यहाँ पे विनिर्माण हो रहा है, रूप परिवर्तन, इसलिए इसको उद्योगों से जोड़ा गया है जो प्रथम क्षेत्र के कच्चे माल पर डिपेंड होता है। और फिर ये दोनों, मतलब ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर जो पूरक भी है और डिपेंड भी है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र जो है ये कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई सृजन नहीं कर रहा है, ये सेवाएं दे रहा है। इसका रोल क्या है? ये सेवाएं दे रहा है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र के सेवाओं में जैसे कोई भी उद्योग है तो उसको चलाने के लिए पूंजी चाहिए, तो बैंक से पूंजी मिलती है, ठीक है। मुद्रा जिसको अपन कहते हैं, वहां से लेकर के संचार के साधन है, परिवहन के साधन है, भंडारण है, जिसको हम गोदाम भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये इन दोनों क्षेत्रकों को योगदान देती है। जो तृतीय क्षेत्रक है यहाँ पर कुछ अन्य सेवाएं भी आती हैं, नवीन प्रौद्योगिकी की सेवाएं भी हैं, ठीक है। कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी, जैसे कि डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, ये हमको सेवाएं देते हैं। फिर नवीन प्रौद्योगिकी की सेवाओं में साइबर कैफे है, जो इंटरनेट है, एटीएम है, ये इसमें आ जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व। अगर अपन देखिए तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है, पहले लोग जो है रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र में डिपेंड थे, तो जैसे जैसे कारखाने खुले लोगों का रुझान कारखानों की तरफ हो गया। फिर तीसरा क्षेत्र आ गया, इसका नाम है सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र।
यहाँ पे भी अब रोजगार जो है लोगों को मिलने लगा। फिर भी अगर हम देखते हैं तो रोजगार का स्थानांतरण ज्यादा यहाँ नहीं हुआ है। अभी भी आधे से ज्यादा श्रमिक कहाँ लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। यहाँ पे अपनी छिपी बेरोजगारी भी आती है, क्योंकि इसका जीडीपी में योगदान इनके मुकाबले कम है। यहाँ पे श्रमिक कम आधे हैं, पर ये 85% योगदान दे रहा है, और यहाँ पर ये 15%, क्योंकि अधिकतर क्या है यहाँ पर? छिपी बेरोजगारी। मतलब परिवार के लोग जो है उसमें 2 सदस्यों से काम चल सकता है, पर वहाँ पे 4 व्यक्ति लगे, तो वो जो 2 लोग लगे हैं वो क्या हो जाएंगे? छिपे हुए बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है तीनों में एक क्वेश्चन बनता है तृतीय क्षेत्र का, कि तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। फिर हमने बात की थी बच्चों वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का, कि वृद्धि के साथ साथ विकास होना भी आवश्यक है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चीजों का जो है विकास होना, क्योंकि ये गुणात्मक जो है मूल्य है, गुणात्मक मात्रा को बढ़ाता है ये आर्थिक विकास। किंतु आर्थिक विकास के लिए वृद्धि भी आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आर्थिक विकास के लिए 3 तरह के विकास बताए: सतत, धारणीता भी कहते हैं इसको, पोषणीय विकास, और समावेशी और मानव विकास। सतत प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जो विकास हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करते हुए, और इस विकास को जो है कायम रखना है, इसको हमने धारण किया है, और इसको आगे आने वाली पीढ़ी को हमें सौंपना भी है। समावेश में सभी वर्गों का समावेश, मतलब ऐसा विकास हो जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के लोग जो है उनका जो है उनको अवसर की समानता मिले, ठीक है, और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले, सबका समावेश। और मानव विकास की अवधारणा में मैं आपको बताई थी कि मैं पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो है उन्होंने 1990 में इसको प्रारंभ किया था। मानव विकास के लिए 2 मुख्य आयाम बताए थे। आय तो क्या रहेगी, आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा इसको कहते हैं अपन, और शिक्षा, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है कि किसी व्यक्ति के विकास का सर्वांगीण विकास जो है मानव का। यूएनडीपी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है इसके अंतर्गत बनाया गया, और इसके तहत ये 2 चीजों को जो है किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया। फिर नियोजन का हमने पढ़ा था। नियोजन ने प्लानिंग, भारत में नियोजन जो है वो करने के लिए कि कैसे सभी साधनों का, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए इसके 3 घटक बताए गए थे, जिससे पहले प्राथमिकता के क्रम में देखना, फिर उन संसाधनों का कैसे कुशलता से उपयोग किया जाए, उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, उनको क्रम से निर्धारित करना, ये सब एक नियोजन के तहत यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पे नियोजन के तहत एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम आता है M विश्वेश्वरैया। 1934 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये ध्यान से पढ़ना, जिसके तहत उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी पूरी जो है जानकारी इसके अंतर्गत दी थी। फिर हम आते हैं बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं में। भारत सरकार ने 5-5 साल की योजनाएं चलाई थी, उनका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये 12 योजनाएं हैं। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, अच्छा ये योजना में आप देखना ये सब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, 31 मार्च को समाप्त हुई है। 1951 से लेकर 56 तक, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च जो है यहाँ पर मतलब हर वर्ष की जो है इसमें दी गई है 5 साल की। फिर 56 जहाँ खत्म हो रही है अगली वहीं से शुरू 56 से 61 तक, फिर 61 से लेकर 66 तक, ये 3 हो गई, ठीक है। 3 के बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनी तो उसमें कुछ व्यवधान आ गए थे, ठीक है। सूखे की स्थिति, महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, भारत पाकिस्तान युद्ध की उस समय स्थिति, तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ नहीं हो पाई, तो उसको बीच में गैप आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे चौथा नंबर में लिखा है, गैप आ गया। तो उस समय जो 1-1 वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गई। 60 यहाँ पे 66 खत्म हुआ है ना, तो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 योजनाएं जो है वार्षिक योजना बनाई गई, और इस समय काल को नाम दिया गया योजना अवकाश। क्या नाम दिया गया? योजना अवकाश। ये कब हुआ है? तीसरी के बाद, चौथी बनते समय। फिर इसके बाद आती है, फिर चौथी बनी। तो चौथी कब बनी? जब यहाँ समाप्त हुई है ये वाली 1 वर्ष वाली, 69 से लेकर 74 तक ये बन गई। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में फिर एक व्यवधान आ गया, ठीक है। उस समय जो इसका समय है 74 से 79 तक होना चाहिए, किंतु उस समय जनता सरकार ने क्या किया, इसको समय से पहले ही 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया 78 में, और उसको समाप्त करके इन्होंने
78 से लेकर के 83 तक एक अनवरत योजना लागू कर दी जनता सरकार ने। पर बाद में जब कांग्रेस सरकार आई तो इन्होंने जो है इस 1 वर्ष को तो पंचवर्षीय योजना में समाहित कर दिया 78-79 को, और इन्होंने जो है इस अनवरत योजना को समाप्त करके और 80 में इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ कर दी यहाँ पर। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से? 80 से 85 तक, 7वीं 85 से 90 तक, ठीक है। पर 8वीं जो है 90 में ना शुरू होकर के 2 साल बाद 92 में आरंभ हुई। तो बीच में कुछ यहाँ पर व्यवधान आए हैं, ठीक है। एक तो तीसरी के बाद देखेंगे अपन, एक 5वीं में और एक 8वीं में ये समय से नहीं शुरू हो पाई। इसके बाद ये 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये चली। 12वीं जो है 2017 तक इसका समय रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चलेगी, ये यहाँ पर इसका दिया गया। फिर इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सही प्रकार से काम हो सके उसके लिए योजना आयोग का निर्माण किया गया 1950 में, ठीक है। ये योजना आयोग जो है इसका उद्देश्य था कि पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य कैसे किया जाए, क्या इसका उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, इसको लेकर के इसको बनाया गया, ठीक है। और इसकी सहायतार्थ एक संविधानांतर के बाद एक सलाहकारी संस्था का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। और उसमें जो है सभी लोग शामिल थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इन सभी को शामिल किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद में। पूरी टीम जो है इसके अंतर्गत तैयार की गई थी। फिर 12वीं बच्चों योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग जो है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल, ठीक है, इन सबकी एक पूरी जो है जो इसको शामिल किया गया। और नीति आयोग का काम है नीतियां कार्यक्रम बनाना और तकनीकी सलाह प्रदान करना। और इसके केंद्र में जो 2 बिंदु आते हैं इसके केंद्र में, एक तो टीम इंडिया हब, इसमें केंद्र राज्य सब मिलकर के संयुक्त रूप से यहाँ पर सारे मुख्यमंत्री और ये लोग सब इसके सदस्य हैं। और ज्ञान नवाचार हब, ये थिंक टैंक की संभावना को मजबूत करता है, ज्ञान और नवाचार हब। तो ये जो नीति आयोग है इनके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरह से नीति आयोग जो है वो कार्य करता है। तो नीति आयोग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने एक तरह से आपको शॉर्ट में समझाया क्योंकि ये आपको मैं पहले करा चुकी हूँ, और फिर इसके बाद हम देख लेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर से पूरी समय। तो राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है वो देख ली हमने। फिर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, इतना जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ा है पहले। ये पूरा इसमें आ जाता है। ये आप पंचवर्षीय योजना की देखना एक सारणी है, उस सारणी को साथ में जो डिटेल दिया है, प्लस इसमें जो आर्थिक विकास है उसके जो नियोजन के पूरे उद्देश्य दिए गए, लक्ष्य भी दिए गए कि क्या क्या लक्ष्यों को लेकर के इसको बनाया गया, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लें।